नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स करीब है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में अगर आप इस बार प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो आप एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे जो कोई और नहीं कर सकता। आपके अंदर एक जल्दबाजी का एहसास होगा। ऐसा लग रहा होगा कि दिन ऐसे बीत रहे हैं जैसे कि हम पन्ने पलट रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दिन बीत जा रहा है। इसकी वजह से दबाव महसूस होता है, लेकिन सिर्फ दबाव महसूस नहीं होता, अंदर से खालीपन भी लगता है। ऐसा लगता है कि दिन तो बीत गया लेकिन अंदर कुछ गया नहीं। अंदर से मतलब हमारे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं गया जिसे हम कह रहे हो कि हाँ आज हमने पढ़ाई की है, आज हमने कुछ समझा है। ये समस्या बढ़ती चली जाती है और इसमें सिर्फ आप जिम्मेदार नहीं है, ऐसा माहौल भी बनाया जाता है। लेकिन उससे क्या हो जाएगा, उसका सलूशन हमें पता होना चाहिए। एक सलूशन ये है जो सबसे ज़्यादा काम करेगा, वो ये है कि आप जितना हो सके उतना शांत मन से, खुश मन से पढ़ाई करिए। मुझे पता है कि आप कहेंगे कि सर इतना आसान भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये किया नहीं जाना चाहिए? जो चीज़ हमारी तैयारी को बेहतर कर रही है, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छी पढ़ाई कर पाएँगे, क्या वो किया नहीं जाना चाहिए? क्या उसे प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? निश्चित रूप से देनी चाहिए अगर सफल होना है तो। एक उपाय है। दूसरी चीज़, ये जो तनाव है ना, इस वजह से भी होता है क्योंकि हम जान नहीं रहे होते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो उसकी वजह से तनाव होता है। उसके लिए बता दूं, ये जो सीरीज़ चल रही है टॉप 300 की, इस सीरीज़ के एक-एक टॉपिक को खूब गहराई से तैयार कर लीजिए, खूब अच्छे से। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि लगातार 3 सालों से मैं सबूत दिखा रहा हूँ। कट ऑफ से ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जा रहे हैं। अगर यकीन ना हो तो सबूत वाली वीडियोस पड़ी हैं, जाकर देख लीजिए। इस काम को और आसान किया जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं इसकी पीडीएफ नोट आपको मिल जाएगी। कमेंट में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज कर दीजिए। डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप के ज़रिए नोट लेनी हो तो, या फिर अगर आप मोबाइल ऐप से नोट लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक है, वहाँ से जाके ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप पहले ही, जैसे वीडियो देख रहे हैं, इसकी नोट दी जा चुकी है, पहले ही सारी नोट ले लेंगे, बार बार रिवाइज़ करेंगे, जल्दी तैयार कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ उपाय हैं जिनकी वजह से आपकी तैयारी आसान हो सकती है, कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अब एक और चीज़ कर सकते हैं कि पढ़ते समय भी हम सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दें जो एग्जामिनेशन के नज़रिए से महत्वपूर्ण है। ज़्यादा कहानी की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। प्रीलिम्स में सीधे टू द पॉइंट कंसेप्ट समझा है, तथ्यों को देखा है, काम चल जाता है। ठीक है। तो आते हैं ओसीआई कार्ड योजना के बारे में देखते हैं। ये कुछ संदर्भ की बातें हैं कि सूरीनाम और फिजी और बाकी देशों के मामले में भारत ने अपने नियमों में ढील देने की बात की थी, तो ये चर्चा में आया था। ये जो कार्ड है इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ये जो लाइन है इसमें बताया गया कि इसकी जो अवधारणा है वो खासतौर से विकसित देशों में शुरू हुई थी। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ओसीआई कौन होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कौन है? गृह मंत्रालय ने एक परिभाषा दी है और इनमें से कोई भी लाइन उठाकर आपसे पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पर याद करने की ज़रूरत है। सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मतलब समझ में आ जाएगा लेकिन दिमाग में बात रहेगी नहीं, आपको याद करना है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया उसको कहेंगे जो 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद भारत का नागरिक था। ये डेट तो आपको पता ही है ना, क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लायक था, हो सकता है कि बाद में उसने नागरिकता ली हो, लेकिन वो उस समय वो सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करता था जो ज़रूरी थी। ठीक है, उसे हम मान्यता देंगे। और वह ऐसे व्यक्ति की संतान या नाती हैं जो नाती हैं और अन्य सभी मापदंडों को पूरा करता है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो इन मापदंडों को पूरा कर रहा है, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें होंगी, और उनमें से किसी का कोई संतान है, कोई नाती है, तो वो भी, जैसे मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं और आपके बेटे बेटी जो होंगे वो स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से कि ये जो उनकी संतान है, नाती हैं और बाकी मापदंडों को पूरा करते हैं, तो उन्हें हम मानेंगे। ठीक है। अच्छा, बात सिर्फ इतनी नहीं है, यहाँ कुछ और बातें ध्यान रखनी है। ओसीआई कार्ड नियमों की धारा 7A एक बात कहती है। अच्छा, किसके बारे में बात हो रही है पता है ना? ये भारत में नहीं रह रहे हैं अभी। उनके जो पूर्वज थे, दादा परदादा, या हो सकता है कि वो खुद भारत मूल के थे लेकिन किसी और देश में जाकर बस गए हैं, वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले ली है, लेकिन हमें पता है कि ये मूल रूप से हमारे देश के थे। ठीक है ना?
उनके बारे में बात कही जा रही है। तो उसमें ये जो कार्ड का जो नियम है उसमें धारा 7A है, इसको आधार बना के एक अलग से लाइन बनाई जा सकती है। एक आवेदक ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं होगा। कब पात्र नहीं होगा? यदि उसके माता पिता या दादा दादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों। हो सकता है कि जो व्यक्ति कह रहा है कि हम भारतीय मूल के हैं, पाकिस्तान जब नहीं बना था, बांग्लादेश नहीं बना था, तब तो भारत एक ही था, ठीक है। तो इस एंगल से भी हो सकता है कि उसके पूर्वज यहाँ के नागरिक हो जाएं बाद में। तो किसी भी कारण से अगर उसके माता पिता दादा दादी इन दोनों देशों के नागरिक रहे हों और वो कह रहा है कि मुझे भारत के हिसाब से इस कार्ड का लाभ मिलना चाहिए, तो वो पात्र नहीं होगा। और ये वाली जो श्रेणी है ये 2005 में जोड़ी गई थी इस ओसीआई कार्ड योजना में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में ओसीआई श्रेणी का विलय भारतीय प्रवासी समुदाय की एक श्रेणी के साथ कर दिया गया था। ये देखने में सिंपल लग सकता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। दो कैटेगरीज थी, एक ओसीआई जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, एक था प्रवासी भारतीय समुदाय। इन दोनों को एक साथ कर दिया गया था। और पूछा जा सकता है सीधा सीधा आपसे कि ये कब की बात है। जब हम कहानी के रूप में चीज़ें पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आता। मैं ऐसे ही सीधा एक लाइन पढ़ दूं और आगे बढ़ जाऊं तो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब मैं हाईलाइट करूंगा कि देखिए भाई ये श्रेणियां मिलाई गई थी 2015 में, तो आपका विशेष ध्यान यहाँ पर जाएगा। और पढ़ने का यही सबसे बढ़िया तरीका होता है अगर आप प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए उन चीज़ों को याद करना चाहते हैं जो ज़रूरी हैं। ठीक है जी। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं तो एक ही बात आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगनी चाहिए और वो है कि 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रवासी दिवस के दौरान शुरू की गई थी ये योजना। ठीक है। इसे अपने मूल देश के प्रति प्रवासी भारतीयों के लगातार भावनात्मक लगाव की स्वीकृति के रूप में पेश किया गया था कि भाई जो लोग भले दुनिया में बस गए हैं किसी भी देश में जाकर, लेकिन जो मूल देश है वहाँ से लगाव रखें। कैसे लगाव रखेंगे? कुछ तो ऐसा उन्हें हम दें, कोई ऐसा लाभ दें इमोशनल कनेक्शन मेंटेन करने के लिए, जिससे उन्हें लगे कि हाँ भाई हमारे अपने लोग हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको चाइना जाना हो या जापान जाना हो तो बहुत सारे नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। पासपोर्ट है और भी चीज़ें हैं, वीज़ा चाहिए। और अगर आप वहाँ काम करने जाना चाहते हैं तो उसके लिए वहाँ की सरकार से यहाँ की सरकार से बहुत सारे अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ऐसा हो कि मान लीजिए कि आप जापान के ही नागरिक हैं, चीन के ही नागरिक हैं, तो हो सकता है कि वहाँ की सरकार ने आपके लिए कुछ आसान रास्ते बनाए हों, तो इससे आप लगाव महसूस करेंगे। वैसे भारत के हैं और विदेश में रह रहे हैं और भारत की सरकार ने आपके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की हैं बाकियों की तुलना में, तो आप लगाव महसूस करेंगे। ये बात मैंने इसलिए थोड़ी लंबी खींच दी ताकि जब आप मेंस में सेकेंड पेपर में एक स्वतंत्र टॉपिक है ये प्रवासी भारतीय, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मेंस और प्रीलिम्स के लिए बेसिकली जो पढ़ रहे हैं, जो बेस है उसका, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बस विश्लेषण करने की क्षमता वहाँ ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर चीज़ों को समझने और तथ्यों को याद करने की क्षमता चाहिए। ठीक है। फिलहाल ओसीआई कार्ड में कुछ सीमाएं हैं, कुछ प्रतिबंध हैं, वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप विदेश में रहते हैं और आपको ये कार्ड मिला है, भारतीय मूल के आप रहे हैं, आपके दादा परदादा, वोट देने का अधिकार नहीं है कि भारत में चुनाव हो रहे हैं तो आके वोट दे दें, ये अधिकार नहीं दिया गया है। वे संवैधानिक पद या सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं रख सकते। यानी कि अब भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें वो भाग लेके राष्ट्रपति नहीं बन सकते। यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के मतलब आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते। ठीक है ना। तो ये इससे वंचित हैं। वे कृषि भूमि नहीं खरीद सकते कि रह रहे हैं अमेरिका में और खूब पैसे कमा लिए हैं, ओसीआई कार्ड है तो यहाँ पे आके कृषि की भूमि खरीद रखे हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, कभी विस्तार से बात करेंगे मेंस के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये लाइन पूछी जा सकती है कि कृषि भूमि खरीद सकते हैं या नहीं। बाकी ये जो कार्ड है और जो अधिकार दिए गए इसके तहत, उसमें कुछ बातें देख लीजिए। ओसीआई कार्ड राजनीतिक अधिकार नहीं प्रदान करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो सरकारें इसका अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगी। ठीक है ना। जो धारक है कार्ड जिसके पास है वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते या सार्वजनिक पद धारण नहीं कर सकते, जो नागरिकता और विदेशी नागरिकता के बीच स्पष्ट सीमाएं बनाने रखने के लिए सरकार के रुख को दर्शाता है। अच्छी बात है। कुछ लाभ हैं जो पूछे जा सकते हैं।
ध्यान रखिए। भारत में आने के लिए एकाधिक प्रवेश, एक से ज़्यादा बार आप आइए। बहुउद्देशीय आजीवन वीज़ा मिलता है, बार बार आते जाते रहिए, कोई रोक टोक नहीं है। कोई दूसरा विदेशी व्यक्ति है तो उसको हर बार वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, हर बार कुछ प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ढील दी गई है। अच्छा, उसके प्रवास की अवधि की परवाह किए बिना विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के साथ पंजीकरण कराने से छूट दी गई है। लंबे समय तक आकर रह सकते हैं, यहाँ कार्यालय में जाकर पंजीकरण कराने की ज़रूरत नहीं है। वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों के साथ समानता, एनआरआई जो होते हैं उनके बराबर हैं। पैसे के मामले में जो लेन देन है उससे संबंधित गतिविधियां हैं। आर्थिक, शैक्षिक जो क्षेत्र में है तो उस मामले में एनआरआई जो होते हैं उनके समान उनको अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान में कुछ चीज़ें हैं जो एक तरह से डाटा है, आपको ध्यान रखना है, मतलब चाहे तो याद कर सकते हैं या फिर नहीं, जो मेन बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। भारत सरकार ने बेहतर प्रयास किया है, गृह मंत्रालय ने बताया कि इतने कार्ड दिए गए हैं, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, मेरे ख्याल से बस आपको एक बार पढ़ लेना है, याद नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डाटा घटता बढ़ता रहेगा, तो इसको ज़बरदस्ती का याद करके होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक बात आपने समझ ली है। और आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए, आगे हमने डिस्कस किया था PIO, भारतीय मूल का व्यक्ति कौन होता है। इसे एक विदेशी नागरिक को संदर्भित करता है जिसमें मतलब वो इस देश से ना हो, ठीक है, इनको छोड़कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इनके नागरिकों को छोड़कर जो किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो अथवा जो या उसके माता पिता, दादा दादी, परदादा, इनमें से कोई एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषा के अनुसार भारत में जन्मा था और अस्थायी रूप से निवासी था तथा अन्य क्षेत्रों में जो उसके बाद भारत का हिस्सा बन गए वहाँ का रहा हो, ठीक है, या फिर भारत के नागरिक या फिर जो PIO है उसका जीवन साथी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, इसको एक बार देख लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन असली जो मेन टॉपिक था वो CI कार्ड योजना के बारे में, उसकी जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है, वो कोर पॉइंट है। हाथी गलियारों के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था और एक बार फिर डिस्कस करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हाथियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। हाथी गलियारा और ये जो भूदृश्य पारिस्थितिकी है, इस पर प्रश्न अलग से बन सकता है, ये अलग से कंसेप्चुअल या फैक्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो ध्यान से समझिए कि ये भूदृश्य पारिस्थितिकी क्या होती है, अभी आगे हम देखेंगे। बाकी आप समझ रहे हैं ये हाथियों के गलियारे से संबंधित है, बाकी अपने आप में इसके अलग अलग क्षेत्रों में महत्व होते हैं, अलग अलग जगहों पे आप इसे लागू करेंगे। तो फिलहाल भूदृश्य पारिस्थितिकी एक परिदृश्य के अस्थायी समय से संबंधित है और स्थानिक, ठीक है, पहलुओं तथा जीवों के मध्य परस्पर क्रिया का अध्ययन है। समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस की बात हो रही है कि किसी परिदृश्य के बारे में है जहाँ पे जो जीव रहते हैं, वहाँ का जो माहौल है, जो परिस्थितिकी है, उसके साथ उनका जो तालमेल है, जो पहलू बने हुए हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं, एक भूदृश्य पारिस्थितिकी बन जाती है, ठीक है। मुख्य क्षेत्रों और गलियारों का पता लगाने में प्रगति के साथ भूदृश्य पारिस्थितिकी अधिक सटीक हो गई है और यह अब 3 कारकों से पर आधारित है। तो मतलब कैसे हम जानते हैं भूदृश्य पारिस्थितिकी के बारे में, इसके लिए 3 तरीके अपनाए जाते हैं, 3 कारक हैं। फील्ड डेटा का उपयोग किया जाता है, भाई किसी जगह पर किस तरह के पेड़ पौधे, कौन से जीव पाए जाते हैं, वहाँ की पारिस्थितिकी कैसी है, वहाँ का भौगोलिक, वहाँ की दशाएं कैसी हैं, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है उसका इस्तेमाल किया जाता है, सूचना स्थानिक डेटा और अनुकूलित जो एल्गोरिदम है उससे हम पता लगाते हैं। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट आपने समझा, लेकिन सीधा सीधा अगर मैं एक लाइन में कहूँ, UPSC पूछ ले कि मान लीजिए कह दे कि भूदृश्य पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान का अध्ययन है किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे वहाँ के जीवों ने एक खास तरह से अनुकूलन किया है, वहाँ पे रहते हैं और एक खास विशेषता धारण करने वाली वो जगह है, ठीक है, तो आप आसानी से हल कर लेंगे। हाथी गलियारों के बारे में आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक जंगल है, यहाँ पे मान लेते हैं घास का मैदान है, ये जंगल है,
यहाँ फिर एक दूसरा जंगल शुरू हो गया। पारिस्थितिकी में जब हम पढ़ते हैं तो इसको आप संक्रमण क्षेत्र भी कह सकते हैं। अब इस जंगल में हाथियाँ रहती हैं, इनको इस जंगल में भी जाना है भाई। ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह बंद के रहेंगी, हमने बस सीमाएं बनाई हैं, जानवरों ने कोई सीमाएं नहीं बनाई है। तो ये एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहे हैं, तो ये जिस रूट का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, सामान्य तौर पर उसे हम हाथी गलियारा कहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश ये जाते रहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि कई जगहों पे हाथी गलियारों से ट्रेन की पटरी हम बिछा रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, तो उससे दिक्कत होती है, एक्सीडेंट होने लगता है। भाई आदत है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही रूट का पालन करते हुए हाथियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, अब हमने बीच में ट्रेन दौड़ा दी, रात में हाथियाँ आ रही हैं या दिन में ही एक्सीडेंट हो जाता है। आपने कई वीडियोस देखी होंगी, बहुत मार्मिक घटनाएं होती हैं। तो इन संदर्भों को देखते हुए हाथी गलियारे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब प्रश्न यहाँ से क्या बन सकता है, भारत में हाथी गलियारों के बारे में कुछ डेटा यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। फिलहाल यहाँ आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 2010 के बाद से वृद्धि हुई है 40% की, वर्तमान में 150 हाथी गलियारे हैं। तो इसको ना यूपीएससी जानती है कि भाई ये घट बढ़ सकता है, तो इसमें एक्सट्रीम में जाती है। जब यूपीएससी को डाटा पूछना होता है, जैसे 150 गलियारे हैं, हो सकता है कि 152 हो जाए, 155 हो जाए। अगर इस डाटा को यूपीएससी जानना चाहे कि आपको पता है कि नहीं, तो वो ऐसे कहेगी कि अभी भारत में हाथी गलियारों की गणना नहीं हो पाई है। अब आप कहेंगे कि हाँ भाई बात तो ठीक लग रही है, या 15 हाथी गलियारे हैं, 0 हटा दिया। इसमें आपको मोटा मोटा आइडिया लगा के चलना होता है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि पढ़ा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन इतनी जल्दी से यहाँ से फिसलते हैं कि बस गलत ही करके मानते हैं। एक तथ्य और है, ये आपको ध्यान रख लेना है, उसके बाद इसमें कुछ खास नहीं है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा हाथी गलियारे हैं, वहाँ से हाथियाँ जाती हैं। जब आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ से होते हुए असम की तरफ, भूटान की तरफ हाथियाँ जाती हैं, उधर से आती हैं इधर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा की तरफ। तो यहाँ ज़्यादा हाथी गलियारे हैं, 26 हैं। बाकी कुछ डाटा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब हाथियों के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब जीवों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना, वही यहाँ पे लिखा भी है। भारत में हाथी को प्रमुख प्रजाति के साथ साथ प्राकृतिक विरासत पशु का गौरव प्राप्त है। भारत में जंगली एशियाई हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये बात ध्यान रखिए। और कुल आबादी 30,000 से ज़्यादा है, लगभग अनुमान लगाया गया कि 30,000 से ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या कहाँ है? कर्नाटक में है। अगर मैं आपको कहूँ कि 3 राज्य बताइए अधिक से कम की तरफ, तो आप कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि पीसीएस वगैरह में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी भी आजकल पूछ रही है, क्या पता कहीं पूछ ले क्रम में। तो आप बताइए, या और इसलिए भी ज़रूरी है कि मान लीजिए कर्नाटक की जगह केरल कह दे, तमिलनाडु कह दे कि यहाँ सबसे ज़्यादा हाथियाँ पाई जाती हैं, तो इसे आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। संरक्षण के लिए हमने क्या किया है, देखिए सीएमएस है, इसके बारे में नोट दी गई है पर्यावरण वाले में कि सीएमएस क्या है। उसका एक परिशिष्ट है, उसके परिशिष्ट 1 में इसको शामिल किया गया। हमारे यहाँ एक कानून बनाया गया था वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, 1972 वाला। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। IUCN आप अक्सर पढ़ते रहते हैं, तो उसमें जो एशियाई हाथी है उसे लुप्त प्राय कहा गया है। अफ्रीकन हाथी है, गंभीर रूप से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये। और सवाना जो हाथी है, अफ्रीकी सवाना हाथी, ये लुप्त प्राय है, इंडेंजर्ड इसको कहते हैं। जब भी IUCN वाला आप जब पढ़ें और हिंदी में लिखा हो तो इंग्लिश वाला आप वहाँ पे नोट कर लें, ध्यान रखिए, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। भारत ने जो प्रयास किए हैं, गज यात्रा निकाली जाती है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है हमारे यहाँ। विश्व स्तर पर माइक कार्यक्रम चलाया गया है। पूछा जा सकता है कि किस जीव के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये पूछा गया है, ठीक है। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब है वैकोम सत्याग्रह, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे इतिहास का टॉपिक है, इतिहास के ऐसे ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो किसी न किसी बहाने करंट अफेयर में होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल 2024 में 100 वर्ष पूरे हुए थे इसके, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, त्रावणकोर में कुछ सबसे कठोर, परिष्कृत और निर्दयी सामाजिक मानक और रीति रिवाज थे। त्रावणकोर किधर है?
ये मैं मान लीजिए इसे लगभग रफ बना दे रहा हूँ। मैंने ऐसा किया और मान लेते हैं कि 3 हिस्से मैंने ऐसे बना दिए। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि त्रावणकोर किधर पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि बेसिकली आपका मैप वाला जो सेक्शन है वो कमज़ोर है। आपको अपने मैपिंग पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बाकी अब आगे मैं पढ़ाऊँगा तो वैसे भी समझ में आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर रीति रिवाज थे, जो एक सामंती, सैन्यवादी और क्रूर सरकार की रियासत थी। बाकी ये झावा, पुलाय जैसी निचली जातियों को अपवित्र माना जाता था और उन्हें उच्च जातियों से दूर रखने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए थे। तो कुल मिलाकर एक क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि यह आंदोलन किस मुद्दे पर था। तो जातिगत भेदभाव, सामाजिक भेदभाव उससे संबंधित था, ठीक है। मंदिर में प्रवेश नहीं होने दिया जाता था, तो इस तरह की समस्याएं थी। तो इसके संदर्भ में था। उस समय कुछ स्थानीय नेता थे, उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माधवन का नाम आप कई बार इसमें सुनेंगे, तो उन्होंने योगदान दिया। यहाँ पर ना 2 तरह से आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। आगे चलेंगे तो इसमें बहुत सारे डेटा आपको मिलेंगे जो स्थानीय नेताओं और कुछ गतिविधियों से संबंधित हैं। तो उनको देखते हुए भी आप ओवरऑल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इतिहास में एक खास बात ये होती है प्रश्नों की, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, कि तथ्य भी वही पूछे जाते हैं जो उसके कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं। एकदम हवाई तथ्य नहीं यूपीएससी पूछ लेती, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए यही लाइन है, 1923 में माधवन ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की काकीनाडा बैठक में इस मुद्दे को एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर माधवन का नाम जब आप ध्यान में रखेंगे तो बाकी बातें अगर आप भूल भी जाते हैं तो आइडिया लग जाएगा कि किससे संबंधित है, ठीक है ना। और आप जानिए, थीम जान ही रहे हैं कि किससे संबंधित है, तो चीज़ें आसानी से वो हो जाती हैं। उसके बाद जो है केरल प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा गठित कांग्रेस अस्पृश्यता समिति ने इसे आगे बढ़ाया। तो बाकायदा समितियां भी गठित की जा रही थी। फिलहाल समझ गए होंगे ना, अभी केरल आ गया, अब समझ में आ रहा है कि ये किधर की बात हो रही है। अच्छा, बाकी कुछ और नेतागण थे, उन्होंने काम किया था, ये नोट लेके आप पढ़ लेंगे। मेरा काम ये नहीं कि मैं इसे जटिल बनाऊं और अनावश्यक चीज़ें पढ़ाऊं। बाकी कौन कौन से कारक रहे उसमें आप समझेंगे तो ये मेंस के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन प्रीलिम्स में भी आजकल आप जानते हैं कि स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कारकों पर ध्यान दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, ईसाई मिशनरियों को एक्टिव किया था कि ठीक है, आप जानते हैं वो क्या करते थे, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनको अपने पक्ष में ईसाई बनाने के लिए खूब काम करते थे। मिशनरी नाम ही उनका, ठीक है। बाकी महाराजा, इनका नाम क्या है, अयिल्यम थिरुनाल ने कई प्रगतिशील सुधार किए थे, ये भी प्रगतिशील सुधार किए थे, ये भी एक कारक था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सभी के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत थी। तो इनका नाम अगर पूछ लिया जाए इसी से संबंधित तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से निम्न जातियों में अपने अधिकारों को लेकर के कुछ जागरूकता आ रही थी और वो ज़रूरी भी थी। लेकिन शर्म की बात है हमारे देश में कि अभी भी ऐसी मानसिकता दिख रही है। और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात है कि लोग इसको डिफेंड करते हैं कुछ लोग। खैर ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, लेकिन इस पर ना डिबेट होनी चाहिए पूरे देश में और एक समानता स्थापित, कम से कम भाई आर्थिक रूप से तो संभव नहीं है कि समानता हो जाए, जो अवसर हम दे रहे हैं उसमें समानता लेकर आ सकते हैं। बाकी आदमी कर्म करेगा अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा, लेकिन सामाजिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, इसको तो जड़ से ख़त्म करना चाहिए। इसके बारे में कभी हम बात करेंगे मेंस के डिस्कशन में। लेकिन कारक आप समझ रहे हैं, ये कारक थे, शुरुआत हुई थी, ये डेट आपको याद रख लेनी है। कई बार आप जानते हैं 8 मार्च वाला ऐसा कुछ था, यूपीएससी ने पूछ लिया था 2021 में। तो ये चीज़ें आप देखिए, इस समय ये शुरू हुआ था, जुलूस निकाला गया था, फिर उसे रोक दिया गया। वैकोम महादेव मंदिर है उसी के आसपास, तो इसीलिए इसका नाम जो है उस स्थान से जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ बातें, आगे चल गए कुछ नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे मेन जो बात है वो यहाँ आगे है, महिलाओं की भूमिका में भी एक चीज़, मैं गांधी जी की बात करने वाला था। पेरियार के बारे में आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। उनकी पत्नी थी, उनका नाम था नागम्मई, और उनकी बहन थी कनम्मल। इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और पेरियार के बारे में अलग से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
वहाँ पे एक नाम का भी नदी का भी नाम पेरियार रखा गया है। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है सामाजिक सुधार में। इनके बारे में अलग से आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। गांधी जी आए थे कि नहीं, कई बार आंदोलन, कोई मान लीजिए स्थानीय आंदोलन है, बड़े नेता उसमें आते हैं तो यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे चंपारण पे खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस में, यूपीएससी ने भी कई बार पूछा है। तो गांधी जी का क्या रोल रहा है इसमें? गांधी जी आए थे मार्च 1925 में, ठीक है, और अलग अलग जाति समूहों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, उनसे चर्चा की। वहाँ पे जो महारानी थी उनसे भी मुलाकात की थी इन्होंने। और गांधी जी और WH पिट, ये वहाँ के पुलिस आयुक्त थे, इनके बीच परामर्श हुआ। उसके बाद 30 नवंबर 1925 को वैकोम सत्याग्रह को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया था। तो समझ रहे हैं इनका रोल कितना महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। इसके बाद सभी कैदियों की रिहाई और सड़कों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक समझौता हुआ था कि जितने कैदी, भाई हिंसा भी हुई थी ना, वो जो मैंने स्किप किया उसमें कुछ और तथ्य भी थे। हिंसा भी हुई थी, झड़प हुई थी, कैदी बनाए गए थे लोग, तो उनको छोड़ने की बात हुई थी। और बाकी भाई सड़क पे भी सोचिए, मेन स्ट्रीम रोड पे लोग नहीं आ सकते थे, इस तरह के प्रतिबंध थे, तो उसके लिए समझौता हो, क्यों नहीं आएंगे भाई। मंदिर में प्रवेश की भी उद्घोषणा की गई। 1936 में त्रावणकोर के महाराजा द्वारा ऐतिहासिक मंदिर प्रवेश उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने मंदिरों में प्रवेश पर सदियों पुराने प्रतिबंध को हटा दिया। तो ये भी इसी का एक हिस्सा था। 24 में शुरू हुआ, आगे भी इसका असर होता गया है, ठीक है ना। महत्व देखें तो देश भर में बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं और आंदोलनों के बीच इसने सामाजिक सुधार के कार्यों को बढ़ावा दिया। महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ आप अंग्रेजों से आज़ाद हो गए इसका मतलब ये नहीं कि हमारा देश आज़ाद हो गया। देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नियम थे, अभी भी हैं, जिसकी वजह से महिलाएं अच्छे से आज़ाद नहीं हैं उस तरह से। हालांकि कुछ महिलाएं उसका दुरुपयोग भी करती हैं, उसकी भी खबरें आ रही हैं, लेकिन मोटे तौर पर अभी भी महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, अलग अलग अल्पसंख्यक वर्गों के साथ भेदभाव तो हो ही रहा है, ठीक है। असली आज़ादी तब होगी जब किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, हर इंसान अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र है, एक दूसरे का सम्मान कर रहा है, शांति से जी रहा है। अच्छा, यह त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसक विरोध का तरीका अपनाने वाला पहला आंदोलन था, ठीक है। इसके बाद सामाजिक दबाव, पुलिस कार्रवाई और यहाँ तक कि वर्ष 1924 में प्राकृतिक आपदा के दौरान भी 600 से अधिक दिनों तक बिना रुके आंदोलन जारी रहा। वैकोम सत्याग्रह के दौरान जातिगत बंधन कमजोर हुए, टूटे। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। अब हम बात करते हैं T+2 निपटान चक्र। मैंने आपको याद दिलाया था कि आजकल यूपीएससी शेयर मार्केट के बारे में क्वेश्चंस पूछ रही है। लॉकडाउन के बाद से अचानक से ऐसा माहौल बन गया है कि शेयर मार्केट में हर व्यक्ति इंटरेस्टेड है। पैसे खूब डुबा रहे हैं लोग, थोड़े से लोग कमा रहे हैं फिर डुबा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके भी परिचय में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जल्दी कमाने के लिए चलो कुछ कर लेते हैं, खूब विज्ञापन आते हैं। तो यूपीएससी भी जानना चाहती है कि भाई इतना कुछ चल रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में, आपको पता है कि नहीं। इस पूरे टॉपिक का जो थीम है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। चलिए डायरेक्ट वहीं लेके चलता हूँ, क्योंकि बाकी बातें आप एक बार पढ़ेंगे काम का हो जाएगा, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो सीधे यहाँ पे आते हैं कि T+0, मैंने कुछ और पढ़ा था क्या, T+2 ऐसा कुछ बोला था, सॉरी अगर ऐसा बोला हो तो। T+0 ट्रेडिंग निपटान चक्र जो है ये क्या है? पहले ऐसा था, T+1 था। T बोले तो यहाँ पर ट्रेड की बात हो रही है। उसमें क्या होता था कि आपने कोई शेयर खरीदा है, उसे आपने बेच दिया, तो एक दिन बाद पूरा प्रोसेस निपट के बाकी आपके पैसे में खाते में पैसे आ जाएंगे, जो भी वो पूरा मामला क्लियर हुआ। अभी उसको T+0 कर देने का मतलब ये कि उसी दिन हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। और यूपीएससी सीधा सा, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकल क्वेश्चन, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनेगा कि 4 लाइनें दी जा रही हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन बनने की संभावना है कि T+0 एक टर्म है जो चर्चा में आता है, इसका क्या अर्थ है या किससे संबंधित है। आप जान गए, शेयर मार्केट में जो लोग शेयर खरीद रहे हैं, प्रतिभूतियां खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो व्यापार चक्र जो है वो उसी दिन बाजार बंद होने के बाद उसी दिन हिसाब किताब बराबर हो जाता है। उसी के लिए एक नियम बनाया गया था, वही है, और ज़्यादा इसमें कुछ जानने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी नोट आपके पास रहेगी, आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन मेन बात यही है, इसके क्या क्या लाभ होंगे वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। बस ऐसे कीवर्ड की जो मेन बात होती है, जो मेन थीम होता है,
जैसे क्यूबिट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो बहुत अंदर जाकर नहीं पूछा कि क्यूबिट में ये काम कैसे करता है और क्वांटम कंप्यूटर में इसकी क्या भूमिका है। सीधा पूछा है भाई इसका ये किससे संबंधित है। तो जो नए टर्म्स है इकोनॉमी के, इन्वायरमेंट के, करंट अफेयर में आप देखें साइंस एंड टेक के, उसका असली थीम आपने पकड़ लिया तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर लेते हैं। इसके बाद 900 वर्ष पुराना चालुक्य अभिलेख मिला है। तो चालुक्यों के बारे में तो हमें जानना पड़ेगा। अभिलेख कहाँ मिला है? तेलंगाना में मिला है। तो एक थोड़ा सा आपने ये जान लिया। बाकी चालुक्य वंश के बारे में कुछ बातें आपको जाननी है। यूपीएससी साउथ इंडिया के जो एंशियंट टाइम के जो क्या कहेंगे राजा महाराजा रहे हैं या फिर जो साम्राज्य रहे हैं उनसे क्वेश्चंस पूछती है। 16वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर इनका शासन रहा, चालुक्य। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच, द्वाब के आसपास, ऐसे प्रश्न तुंगभद्रा पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि नदियों के किनारे या जिन नदियों के बीच में साम्राज्य बसा था उस पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हमारा ध्यान उधर जाता नहीं है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि शुरू में जो जितने भी नगर बसे, साम्राज्य बसे, वो प्रमुख नदियों के किनारे ही बसे। और इसका बेसिक सा कारण है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। एक बार भी आपने पढ़ा होगा समझ जाएंगे कि भाई जहाँ नदी है वहाँ पानी की उपलब्धता है। इस पानी से हम पीने के लिए भी पानी ले सकते हैं। इस पानी से हम खेत में आप मतलब सिंचाई करने के लिए भी पानी ले सकते हैं। इसके बहुत सारे यूज़ हैं। यहाँ से हम नदी के रास्ते से अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं नाव में, समुद्र तक पहुँच सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। बहुत अहम भूमिका होती थी। इसलिए भी नहीं, इसीलिए शुरू में जो नगर बसने शुरू हुए या सभ्यताएं विकसित हुई सब नदियों के किनारे हुई। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो कहीं भी रेगिस्तान में भी लोग बसे हुए हैं। खैर, वापस आते हैं और फिर कुछ तथ्य देखते हैं। 3 विशिष्ट किंतु संबंधित चालुक्य वंश, आपने सुना होगा बादामी के चालुक्य और अलग अलग जगहों पे, तो ऐसे 3 थे। बादामी के चालुक्य जो है ये सबसे पुराने थे। इनकी राजधानी कर्नाटक के बादामी, वातापी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे थी। उनका शासन 6वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ और 642 ईस्वी में उनके सबसे महान राजा पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद पतन हो गया। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में मेरे ख्याल से अभी हम पढ़ेंगे आगे। पूर्वी चालुक्य थे, इनको वेंगी के चालुक्य कहते थे हम। वेंगी में राजधानी के साथ पूर्वी दक्कन में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद ये उभरे थे। 11वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया और उसके बाद से पश्चिमी चालुक्य जो थे ये बादामी चालुक्य के वंशज थे और कल्याणी के चालुक्य भी इनको कहते थे। ये कुछ बातें हो गई। नोट में देखिए यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में एक बात लिखी है जो सबसे मतलब मेन बात है, क्योंकि जो खोज हुई है वो आगे चल के हम एक बात करेंगे इन्हीं से संबंधित, उससे जुड़ी हुई है तो पूछा जा सकता है। हो सकता है कि चालुक्य वंश के बारे में कुछ न पूछा जाए, सीधा सीधा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में प्रश्न बन जाए। आप कहेंगे इतिहास का प्रश्न है, मैं कहूँगा करंट अफेयर का प्रश्न है, करंट में बात चर्चा में थी, पूछ लिया गया। तो इस समय जो चालुक्य वंश था वो सबसे शिखर पे था। इन्होंने इन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आइडिया लग जाना चाहिए। मैप में आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चोल, चेर और पांड्य राजाओं से अपनी अधीनता सुरक्षित की थी इन्होंने। कनौज के राजा हर्ष और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को इन्होंने हराया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनसे संबंधित। प्रशासनिक योगदान की बात करें तो सेना इनकी मजबूत थी, धार्मिक सहिष्णुता थी। साहित्य और मुद्रा शास्त्रीय योगदान की बात करें तो कन्नड़ और तेलुगु साहित्य में उन्नत विकास हुआ था। सिक्कों में नागरी और कन्नड़ अभिलेख, मंदिर क्रिप्टोग्राम और शेर, सुअर, कमल जैसे प्रतीक शामिल थे। इन प्रतीकों पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वास्तुशिल्प की बात करें तो गुफा मंदिर बनाए गए और कुछ यहाँ पे जैसे ऐहोल मंदिर के बारे में आप पढ़ते हैं, बादामी का मंदिर है। पट्टदकल मंदिर जो है कर्नाटक में है शायद, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, यूनेस्को की धरोहर है। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैं इशारा कर रहा था इसकी तरफ। इन्होंने ऐहोल अभिलेख लिखवाया था, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पीसीएस वगैरह में खूब पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। कर्नाटक में
कर्नाटक के ऐहोल में मेगुडी मंदिर में स्थित ऐहोल अभिलेख चालुक्य इतिहास और उपलब्धियों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अभिलेख बहुत कुछ बताते हैं उस साम्राज्य के बारे में, राजा के बारे में, वहाँ के समाज के बारे में। तो ये जो ऐहोल अभिलेख है बहुत उस नज़रिए से चालुक्यों के बारे में जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐहोल को भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल माना जाता है। ये महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध कवि रविकीर्ति द्वारा उत्प्रेरित, पूछा जाता है किसने ये लिखवाया था अभिलेख, ठीक है, मतलब किसने लिखा था। यह अभिलेख चालुक्य राजवंश, विशेष रूप से राजा पुलकेशिन द्वितीय को एक गीतात्मक श्रद्धांजलि है, जिन्हें सत्य के अवतार के रूप में सराहा जाता है, ठीक है, उनकी प्रशंसा की है इसमें। शिलालेख में विरोधियों पर चालुक्य वंश की विजय का वर्णन है, जिसमें हर्षवर्धन की प्रसिद्ध पराजय भी शामिल है। कई बार ऐसे प्रश्न लिंक करके पूछे जाते हैं कि भाई इस राजा से इसका कोई लिंक था, समझ में आ रहा है कि नहीं। सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन को हराया था कि नहीं, लेकिन लाइन ऐसी होगी जिसको समझने के लिए आपको ये तथ्य जानना जरूरी है। इतिहास में यूपीएससी खूब खेलती है सारे विषयों में, बस आपकी समझ किस लेवल की है, किस एंगल से आप चीज़ों को देखते हैं, इससे निर्भर करता है कि आप क्वेश्चन समझ पाएंगे कि नहीं। बाकी पतन कैसे हो गया? 12वीं शताब्दी के अंत में कल्याणी के चालुक्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में जिन नए साम्राज्यों का उदय हुआ उनमें देवगिरी के यादव थे। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, अगर आप पीवाईक्यू देखते हैं तो पता होगा। और वारंगल के काकती तथा द्वार समुद्र के होयसल और मदुरै के पांड्य शामिल थे, उनके बाद आए। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, यूपीएससी ने अभी 2-4 साल पहले इसी बीच में कहीं पूछा था कि आप क्रम में लगाइए, इतिहास प्राचीन काल के ही शासकों की बात थी और वंश के आधार पे देवगिरी के यादव भी शायद उसमें एक ऑप्शन था। तो ये जो है चालुक्यों के बाद आए हैं, जैसे मौर्य, गुप्त, चालुक्य, पांड्य, ऐसे करके 4 दे दिए जाएं और आपको पता नहीं है क्रम, मोटे तौर पे भी नहीं पता है, तो आपको लगेगा कि बहुत भारी प्रश्न है। लेकिन पढ़ते समय अगर आप क्रम याद रखते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बाकी और आसानी आपकी यहाँ पे है, ये रहा व्हाट्सएप नंबर, तुरंत जाइए, मैसेज करिए, नोट लीजिए। देखिए अंतर मैं समझा देता हूँ, इसके माध्यम से नोट लेंगे ना तो आपको व्हाट्सएप पर नोट मिलेगी, ग्रुप में ऐड किया जाएगा और जो भी वीडियोज़ आती हैं उनका लिंक आपको मिलता रहता है। आप तुरंत जान जाते हैं कि एक वीडियो आई है, जाकर देख लेते हैं। लेकिन वहाँ पे मोबाइल ऐप पे जाएंगे तो सुविधा ये है कि वहाँ पर आपने पेमेंट किया, कोई पेमेंट का स्क्रीनशॉट कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आपको नोट मिल जाएगी। वहाँ पे जो भी नई नोट आएगी ऐड होती रहेगी, आपको मिलती रहेगी। बस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नहीं ऐड किया जाएगा, इतना ही अंतर है। बाकी नोट तो हर दोनों जगहों पे सेम मिलेगी। तो बस जाइए, नोट लीजिए, अच्छे से तैयार करिए। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।